Hello everyone, how are you today? This is Dr. Paramjeet and you're watching Dr. Education. Welcome. जैसा हमने कहा था हम थोड़ी देर में लाइव आते हैं तो हम आ गए हैं दोस्तों। हमारे एक पेशेंट आ जाता है, कभी कभी कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो थोड़ा बहुत डिले हो जाता है। आई होप आप लोग कहीं नहीं गए और जो लोग रुके हैं उनके लिए एडवांटेज कि पहले 10 लोगों के होंगे सवालों के जवाब और 2-3 लोग रैंडम में भी जवाब दिए जाएंगे। और आई होप आप सब वीडियोस देख रहे हैं सारे और लाइक कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू शॉट यानी कि वैक्सीनेशन वाला वीडियो बिल्कुल एडिट हो चुका है। अब अभी सिर्फ कन्वर्ट हो रहा है और अभी कुछ ही घंटों में आपके पास आ जाएगा। सो देखना ज़रूर है, शेयर ज़रूर करना है, बहुत ज़रूरी टॉपिक है, सबको वैक्सीनेशन लेना है, ये आपके भले की बात है। सो आइए आइए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। जिन लोगों के सवाल आ गए हैं उनके सवाल जवाब देना शुरू करते हैं। प्लीज़ कीप लाइकिंग द वीडियोस, मेक श्योर आते सार पहले लाइक करिए, फिर नहीं पहले सवाल पूछिए फिर लाइक करिए, ताकि आपका नंबर ना मिस हो जाए, है कि नहीं? दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर निखिल अकोटकर जी कह रहे हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ येलो यूरिन, इज इट डेंजरस? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ येलो यूरिन इज डिहाइड्रेशन। इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। डिहाइड्रेशन एक ऐसा कारण है जो आपकी जान भी ले सकता है, बच्चों में खासकर। सो येलो यूरिन इज़ नॉट गुड। बच्चों में आप देखिए येलो यूरिन आ रही है तो नहीं, बहुत लोग होते हैं ठंड में पानी नहीं पीते इसलिए यूरिन आ जाता है येलो। थोड़ा बहुत येलो यूरिन होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाढ़ा येलो होना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। सो इसमें जान जाने का खतरा इमीडिएट तो नहीं होता, बट मेरे कहने का मतलब है डिहाइड्रेशन बहुत हो जाए तो जान ले सकता है। इसलिए येलो यूरिन को एक इंडिकेटर मानिए कि आपकी पानी की कमी है, उसमें लिक्विड ज़्यादा बढ़ा दीजिए। सो येलो यूरिन का मतलब ये नहीं कि यूरिन में पस है, ओके? यूरिन में पस अगर होगा, पेशाब के रास्ते से अलग से पस आएगा, फिर पस या फिर यूरिन में मिल के आएगा, वो यूरिन माइक्रोस्कोपी में पता चलेगा। यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी जो टेस्ट होता है यूरिन का, उसमें पता चलेगा। सो येलो यूरिन इज दिस। सो दैट्स योर आंसर, है ना निखिल जी? कमल सिंह जी पूछ रहे हैं, सर ज़ीरो ऑयल कुकिंग को हम लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं क्या? का फ़ायदा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसके ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ लेकिन प्रो भी नहीं हूँ, बिकॉज ज़ीरो ऑयल कुकिंग हो या कुकिंग हो, अल्टीमेटली या तो आप बिना कुकिंग के खाना खाओ, क्योंकि कुकिंग से प्रॉब्लम है जनाब, ऑयल से प्रॉब्लम नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, जो लोग आपको कहते हैं कि ऑयल खा रहे हो इसलिए हार्ट में ब्लॉकेज हो रहा है, ऐसा नहीं है। मत खाओ ऑयल, क्या फिर भी ब्लॉकेज नहीं होगा? होगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपके खाने पीने से भी आता है। कोलेस्ट्रॉल आपके दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ, चिकन, मटन, और चलो बिना ऑयल के बॉईल करके खा लो फिर भी होगा। आपके ड्राई फ्रूट्स, आपके नट्स, आपके पीनट्स, हर चीज़ से आपको थोड़ा बहुत, अंडे की योक, कितने खाने पीने की चीज़ें हैं जिनसे कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, जिनसे फैट्स मिलेंगे, जिनसे ऑयल मिलेंगे। सो ज़ीरो ऑयल कुकिंग मतलब कुकिंग में आपने ऑयल नहीं डाला, सिर्फ 1-2 चम्मच, 3 चम्मच जो वहाँ डालते हो उसकी जगह बाकी जगह से तो खा रहे हो ना। नहीं खाओगे अगर ज़ीरो ऑयल खाना, कुकिंग अलग होगी, यानी ज़ीरो ऑयल खाना अगर कर दिया, सो यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव बिकॉज यू नीड ऑयल्स। फैट सॉल्युबल विटामिन आपके फैट से मिलेंगे। ऑयल्स आर फैट्स बेसिकली, लिक्विड फैट्स आर ऑयल, सो फैट इज ऑयल। सो फैट से मिलेंगे आपको फैट सॉल्युबल विटामिन। ए डी ई के नहीं होगा, ए डी ए के नहीं होगा, आप ज़्यादा दिन नहीं रह पाओगे, साल भर में बीमार हो जाओगे या 6 महीने में बीमार हो जाओगे, बात समझे? सो फैट आर इम्पॉर्टेंट, राइट? बट हाँ, क्वांटिटी कम रखनी है, क्वांटिटी कम रखनी है। ज़रूरी चीज़ें असेंशियल ऑयल्स हैं, असेंशियल ये है, ऑयल्स में असेंशियल ऑयल्स नहीं मिलेंगे तो शरीर में वो बनेंगे नहीं, आपके बहुत सारे काम रुक जाएंगे। सो यू आर नॉट द बेस्ट हेल्दी पर्सन इन द वर्ल्ड, यू आर नॉट डूइंग द बेस्ट थिंग by cooking zero oil. The problem is if you're using more oil, if you're using कढ़ाई भर भर के तल तल के ऑयल, if you're using that, okay, so oils यूज़ करिए, अच्छा ऑयल यूज़ करिए जिसमें ओमेगा 6 ओमेगा 3 रेशियो अच्छा हो। मस्टर्ड ऑयल, कैनोला ऑयल, राइस ब्रान ऑयल या घी, राइट? बट क्वांटिटी मिनिमम। घी भी खा सकते हैं, देसी घी, गाय का घी, क्वांटिटी मिनिमम 1 चम्मच 2 चम्मच, बस बस। बहुत मेहनत करते हो, बहुत मुशक्क़त करते हो तो खाओ जितना मर्जी, बात समझे? पार्थ जी, कीटोकानाजोल शैम्पू कितने टाइम यूज़ कर सकते हैं सीबोरिक डर्मेटाइटिस के लिए? एनी साइड इफ़ेक्ट? और संस्कार के कब कितने टाइम लेना चाहिए? स्काल्प पे कब और कितने टाइम लेना चाहिए? देखो, कीटोकानाजोल का कोई खास लोकल में साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। हाँ, अगर कीटोकानाजोल से एनर्जी है तो फिर खुजली खाजली बढ़ जाएगी आपकी, वो अलग बात है। आप उसको इस्तेमाल करिए, जैसा मैंने कहा। सॉरी, सीबोरिक डर्मेटाइटिस
यानी डैंड्रफ एक लंबी बीमारी है। ये बेसिकली आपकी बॉडी की टेंडेंसी है, आपको एक बार ठीक होने के बाद फिर हो सकती है, तो फिर लेना पड़ सकता है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू कई लोगों को ऑल्टरनेट डे यूज़ करना पड़ सकता है, कई महीनों तक डेली यूज़ करना पड़ सकता है, कुछ हफ्तों तक, राइट। अल्टीमेटली खुजली बंद होगी, डैंड्रफ बंद हो गया, इसको बंद कर देंगे धीरे धीरे, जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया है ना। सो वीडियो फॉलो करिए, लीजिए, कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट एलर्जिक हो सकता है, अगर है तो फिर कीटोकोनाजोल छोड़ के दूसरा लो। सो बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू कोई भी ले लो, डजंट मैटर, एक से काम नहीं हो रहा दूसरा लो, ट्रायल एंड एरर, कभी ना कभी आराम मिल जाएगा। यही तरीका है और कोई शोर शॉर्ट तरीका नहीं है, और कोई शोर शॉर्ट ऐसी चीज़ नहीं है जो सब में काम करेगी। राम बाण इलाज नाम की चीज़ नहीं है इसमें। ओके अभिषेक आनंद जी, वेरी वीक आई साइट, चश्मा हटाने के बाद सामने की चीज़ भी ठीक से पता नहीं चलता है, बचपन से ही आँख खराब है, एनी ट्रीटमेंट, आई एम 21। आपकी आँखों का इलाज जो है जनाब बताएंगे एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्योंकि आँख के अंदर अगर सिर्फ प्रॉब्लम आँख की शेप का है, यानी कि आँख की शेप बिगड़ गई है, आँख ऊपर नीचे हो गई है, सो एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट उसकी एक चश्मा लगा के या कॉर्निया का जो लेसिक सर्जरी है वो सब करके, शेप चेंज करके लेंस का, कॉर्निया का, आपको ठीक कर सकते। सिंपल एज दैट। लेकिन अगर प्रॉब्लम आँख के अंदर किसी और चीज़ में है, एक प्रेशर बढ़ा है, कोई कारण क्या है वो देखना ज़रूरी है। सो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट विल बी द बेटर पर्सन टू डिस्क्राइब हाउ टू डू। वीक आई साइड का कारण क्या है, चश्मा अगर है सिलेंड्रिकल है, क्या है। आप एक बार ही, अगर 21 साल की उम्र है तो एक बार फिक्स होने दो नंबर, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। कई बार नंबर चेंज होता रहता है, सो इमीडिएट सर्जरी कराना सही नहीं है, लेसिक्स या लेज़र से जो होता है। सो आप थोड़ा सा फिक्स हो जाए नंबर जब 2-4 साल पे, तो डॉक्टर आपको बताएंगे अब करा लो, तब तक चश्मा ले लो। और कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है इसका। आई एक्सरसाइजेज से प्रोग्रेशन बढ़ सकता है, अच्छी डाइट से हेल्प होगी। हेल्प का मतलब ये नहीं होता कि ठीक हो गए। ओके ओके सॉरी। करण महाजन जी पूछ रहे हैं, आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग कीटो फॉर 1 वीक टू गेट माई मसल्स ग्लाइकोजन डिप्लीटेड एंड देन गेन मसल थ्रू रिबाउंड इफेक्ट, विल इट बी फाइन। ये आपको किसने बता दिया? ये आपको किसने बता दिया कि आपकी मसल में ग्लाइकोजन जो है वो ख़त्म नहीं हुआ अब तक? जनाब, अगर आप एक दिन भी जिम गए हो और बढ़िया 1 घंटा एक्सरसाइज किया है तो आपकी मसल का ग्लाइकोजन ख़त्म हो चुका है। मतलब वो जो आप इफ़ेक्ट लाना चाहते हो, अगर 1 घंटा भी एक्सरसाइज, 45 मिनट भी अच्छा एक्सरसाइज किया है, या दौड़े भी हो आप बाहर निकल के बढ़िया 20, 25, 30 मिनट, तो आपके मसल का ग्लाइकोजन ख़त्म हो चुका है जनाब। ऐसा मत सोचिए कि वो बहुत बचा हुआ है। सो कीटो की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, एक्सरसाइज इज़ इनफ, राइट। हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ख़त्म करना है मुझे, कीटोसिस में जाना है, मतलब मसल गेन के लिए कीटोसिस इज़ नॉट यूज़फुल, जीरो इफेक्ट, नन। मसल गेन के लिए, क्योंकि आप बेसिकली फैट यूज़ कर रहे हो, बर्न कर रहे हो, बॉडी में कीटोसिस प्रोड्यूस कर रहे हो, ये मसल ग्रोथ स्टिमुलेट नहीं करेगा, ये मसल प्रिजर्वेशन को की तरफ जाएगा कि हाँ चलो मसल मत यूज़ करो, फैट यूज़ करो, फैट यूज़ करो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़े, स्लो करेगा कि भाई हाँ आप बेटा ज़्यादा इस्तेमाल कर, हाथ पैर दर्द, ये वो ये। थोड़ा सोचो, फास्टिंग वाला मेरा वीडियो देखो, कीटोजेनिक डाइट वाला वीडियो देखो, और सोचो कि आप जब 1 हफ्ते के लिए कीटो करोगे तो क्या होगा। 1 हफ्ते का कीटो से तो वज़न भी कम नहीं होता खास, क्वाइट फ्रैंकली, वो तो लंबा चाहिए होता है, बट कीटो इज़ ऑल्सो डेंजरस डाइट, सो आई डोंट एडवाइस। ओके, देव तनुजा, एल कार्निटिन सेफ है या नहीं? एल कार्निटिन बिल्कुल अननेसेसरी है, अननेसेसरी है। पहली चीज़ ये याद रखिए, आप जो लोगे एल कार्निटिन, वो एक अमाइनो एसिड है, जो अमाइनो एसिड प्रोटीन का है, प्रोटीन में हेल्प करेगा बेसिकली। कई लोग कहते हैं कि एल कार्निटिन से ब्लड वेसल्स अच्छे से खुलती हैं और ये होता है वो होता है, मसल रिकवरी अच्छी होती है, लेकिन बाय प्रूफ, बाय रिसर्च ये देखा गया है कि जितना आप नॉर्मली खाना खा रहे हो एक हाई प्रोटीन डाइट में, उतना जितना एल कार्निटिन आपके अंदर है उतना ही इफेक्ट वो देगा, चाहे आप उससे 10 गुना एक्स्ट्रा ले लो, चाहे आप भर भर के एल कार्निटिन ले लो, उसका एक्स्ट्रा इफेक्ट आएगा ही नहीं। सो एक हाई प्रोटीन डाइट इनफ है। नॉर्मल हाई प्रोटीन डाइट जो चिकन मटन खाते हैं उनको एल कार्निटिन की ज़रूरत ही नहीं है। जो दूध अंडा चिकन मटन कुछ भी खाते हैं उनको एल कार्निटिन की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, जो वेजिटेरियन है उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है, बाकी किसी को नहीं। सो एल कार्निटिन सेफ्टी,
भाई साहब पहली चीज़, क्या आपको प्योर एल कार्निटिन मिलेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? भगवान देखेगा बस, और कोई नहीं देख सकता कि आपको अच्छा मिला नहीं मिला। दूसरी चीज़, अगर एडल्ट्रेटेड मिला साइड इफ़ेक्ट होंगे, अगर प्योर है तो कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, बस यह है कि वेस्ट ऑफ मनी है। ठीक है ना? ओके, प्रांजल जी ने कहा हेलो। हेलो प्रांजल कुमार जी। सोनिया गुप्ता जी, सर वीट एलर्जी स्किन एलर्जीज का ट्रीटमेंट बताएं, बहुत डर्मेटोलॉजिस्ट दिखा लिए। वीट एलर्जी जिसको बहुत कॉमनली लोग केसिन बोल रहा हूँ, क्या नाम है, क्या था यार वो बढ़िया सा एक जो आता है ना, वो फ्री मैं नाम भूल गया, वो एक प्रोटीन होता है वीट के अंदर। सो ग्लूटेन एनर्जी बोलते हैं, ग्लूटेन एलर्जी। सो ग्लूटेन के वजह से बोलते हैं वीट, और बहुत सारी चीज़ें हर एक में होता है, बाजरा जवार राजगिरी सब में होता है। सो अल्टीमेटली अगर उसकी एलर्जी है तो आप वो नहीं खा पाओगे। वो पता करने के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से ही टेस्ट कराना होगा, और कोई भी वीट प्रोडक्ट नहीं खा पाओगे, ये चीज़ है। तो वीट एलर्जी ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। स्किन एलर्जी के लिए तरीका है, मैंने बताया था, बल्कि वीट एलर्जी का भी एक तरीका है। देखिए कोई भी एलर्जी होती है, जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल, कम लेवल पे, बहुत सब माइल्ड लेवल पे उसको एलर्जन से धीरे धीरे एक्सपोज करते हो, तो आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेती है, अडेप्ट कर लेती है। तो आपको ढूंढना होगा आपको एलर्जी किससे है और कितनी मात्रा में ज़्यादा होती है, और उससे बहुत माइल्ड मात्रा में 6 महीने से साल भर तक उसको एक्सपोज करना होगा, धीरे धीरे इंटरमिटेंटली, हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार, और फिर धीरे धीरे एक कम बार, फिर कम बार, फिर कम बार, फिर कम बार, तो आपकी बढ़ जाएगी उसकी रेजिस्टिवनेस। दूसरी चीज़ स्किन के लिए आप चाहिए मॉइस्चर एक्ट्स लाइक अ कोटिंग, आपके स्किन के ऊपर कोट कर देता है, एलर्जी अंदर ही नहीं घुसती। सो मॉइस्चर से बेटर स्किन एलर्जी का प्रोटेक्शन कोई नहीं देगा, मॉइस्चर इन योर स्किन। इसीलिए पूरा का पूरा टॉवल से मत पोछिएगा, गीले गीले पे, थोड़ा सा गीले डैम्प स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाइए, मॉइस्चर हो जाएगा लॉक। दिन में 2 से 3 बार मॉइस्चर वाला मेरा वीडियो देखिए, स्किन एलर्जीज़ पे भी कुछ शायद वीडियो है, गो एंड वॉच इट। ओके सोनिया जी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हो गए हैं 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हो गए हैं। 8वां क्वेश्चन है राघव जी का। 8वां क्वेश्चन है, मेरी होने वाली वाइफ की एज 24 है और हाइट 4.8 इंच है। 6 मंथ पहले 45 किलो वेट था, अब वेट 55 हो गया है और हर मंथ बढ़ ही रहा है। नॉर्मल ही डाइट लेती है एंड थायराइड कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट भी नॉर्मल है। हे भगवान, ऐसा क्या कर रहे हो, घपा घप वेट बढ़ रहा है। होने वाली वाइफ है, हो भी चुके होते तो हम प्रेगनेंसी सोच लेते, यानी एक बार टेस्ट करा लेते, बट अभी 45 किलो से 55 किलो हो गया है और हाइट भी कम है। 6 महीने पहले थे 6 महीने, देखिए 6 महीने में 10 किलो बढ़ना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पहली चीज़। अब अगर डाइट वही ले रहे हैं तो एक्टिविटी लेवल हो सकता है, वो एक्टिविटी लेवल कम होगी, शादी के चक्कर में इधर उधर जाना बंद हो गया, घर में काम है, घर में ही रह रहे हैं, सेवा हो रही है, पार्लर जा रहे हैं, वट एवर इट इज़, राइट। देर हैज़ टू बी सम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि क्यों हो रहा है ऐसा, राइट। बट हाँ ये बात है कि थायराइड कोलेस्ट्रॉल से नहीं, थायराइड से फ़र्क पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें वज़न बढ़ने में। थायराइड के अलावा जो फ़र्क पड़ता है वो है जनरल हेल्थ चेकअप है, किडनी फंक्शन करा लो, एक लिवर फंक्शन करा लो, एक यूरिन रूटीन करा लो, राइट। ये टेस्ट कराओ, एक हेल्थ चेकअप सीबीसी कराओ। सीबीसी हेल्थ चेकअप से पता चलेगा कोई एक्चुअल बीमारी तो नहीं हो रही जिसकी वजह से, वैसे बीमारी में वज़न बढ़ना नहीं चाहिए, कम होना चाहिए। सो थायराइड है, थायराइड फंक्शन नॉर्मल है, TSH लेवल्स तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो अल्टीमेटली मैं तो कहूँगा अभी फ़िलहाल डाइट पे कंसंट्रेट करो, आस्क हर टू इंक्रीज़ हर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी। देखिए कि पहले फिजिकल एक्टिविटी कम थी, ज़्यादा थी, अब कम तो नहीं हो गई। अल्टीमेटली दैट हैज़ टू बी बैलेंस्ड। और फिर शादी के चक्कर में मिठाइयाँ इतनी हो जाती हैं, हम नहीं समझते एक मिठाई में कितना 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 कार्बोहाइड्रेट होता है, राइट। तो हमें लगता है हम खाना तो उतना ही खा रहे हैं। सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ नॉलेज एंड द गैप बिटवीन न्यूट्रिशनल असेसमेंट। सो उनसे कहिए अपना मोटा मोटा कैलोरी काउंटिंग करें, खुद से कैलोरी काउंटिंग में करें कि कितना कार्ब्स है कितना नहीं है, कौन कितनी बार दिन में, अगर हमने एक कार्बोहाइड्रेट हाई रिच कार्बोहाइड्रेट वाली फूड खाया है तो क्या हाई प्रोटीन वाली फूड खाया है कि नहीं खाया। अगर ऐसा 1:1 या 2:1 का रेशियो नहीं है तो फिर आप गलत कर रहे हो। ओके तो इतना करो, बाकी तो इनकी रिपोर्ट्स देख के या इनको देख के मैं बता पाऊँगा, ठीक है। फिलहाल डाइट इज़ द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू। मनीष कुमार जी, हाउ टू गेट रिड ऑफ ब्लड इन्फेक्शन। रिड खा गए आप? ओहो, क्षमा करिए, एक हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया है, हमें लेना पड़ेगा। हेलो
हाँ बोलो बोलो। सर एक ओपीडी पेशेंट आए हैं, बोल रहे हैं कि उनको अर्जेंट रिपोर्ट करने के लिए नाम क्या है? एसपी एस पी सिंह। सिंह, हाँ ठीक है, इसका ट्रोपोनिन आना है, इसको बैठाओ, मैं आता हूँ करता हूँ, ठीक है। ठीक है। बैठाओ बैठाओ। राइट। सो ये हुई बात, ब्लड इन्फेक्शन को गेट रिड करना है। सी, गेटिंग रिड ऑफ ब्लड इन्फेक्शन इज बेसिकली चैलेंज ऑफ बेसिकली आइडेंटिफाइंग किससे इन्फेक्शन हुआ है। दैट इज़ द चैलेंज, बिकॉज इन्फेक्शन ब्लड के अंदर मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया से होता है, बट वायरस से भी हो सकता है, आपका पैरासाइट से भी हो सकता है, वर्म से भी हो, ब्लड इन्फेक्शन बेसिकली। मतलब बैक्टीरियल है तो कौन सा बैक्टीरिया, हज़ारों बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया लोकेट करना और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन लोकेट करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से बैक्टीरिया ब्लड में घुसा। राइट, एक बार ये लोकेट हो गया, एक बार बैक्टीरिया लोकेट हो गया तो उसका गेट रीड करना बहुत आसान है। उसी के सेंसिटिव एंटीबायोटिक्स देते हैं और वो ठीक हो जाता है। हर एक एंटीबायोटिक का अलग ड्यूरेशन, कोई 7 दिन, 5 दिन, कोई 15 दिन, कोई ज़्यादा दिन, कोई इंजेक्शन में, कोई गोली में, कोई बहुत सिंपल। सो दैट इज़ द आइडिया। बैक्टीरिया पकड़ो, निकाल लो। बैक्टीरिया पकड़ने के लिए ब्लड कल्चर। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि खासकर आप लोग क्या करते हो, जैसे ही बुखार होता है केमिस्ट के पास जाते हो, एंटीबायोटिक ले लेते हो। अब जब आप फलाना ढमकाना एंटीबायोटिक ले लेते हो तो एक डोज से क्या हो जाता है, बैक्टीरिया हो जाता है कम। ऐसा है, लड़ाई करने के लिए आप इमेच्योर लोगों को भेजोगे, सिविलियंस को भी भेज दोगे तो वो कुछ तो करेंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं, लेकिन एक्चुअल सैनिक को भेजोगे तो ही वो प्रॉपर जीत पाएंगे। प्रॉपर सेना भेजोगे तो, अगर मान लो ज़रूरत है एक बड़ी सेना की, टैंकों की ज़रूरत है, आपने लोगों को भेज दिया बेटा जाओ पैदल और मार के आओ, तो वो टैंकों के सामने कितना टिकेंगे, थोड़े बहुत डैमेज ज़रूर कर देंगे मान लो। लेकिन वही चीज़ है कि कोई भी एंटीबायोटिक दे देने से ये होता है कि हो सकता है वो बैक्टीरिया पूरा ना मरे, थोड़ा सा मरे और रह जाए और फिर बाद में फैल जाए। राइट, एक बार बैक्टीरिया ऑर्गन्स में घुस गया तो ऑर्गन डैमेज शुरू हो जाता है। इसीलिए ब्लड इन्फेक्शन बहुत सीरियस कंडीशन होती है, हॉस्पिटल में एडमिट होइए, ब्लड टेस्ट कराइए, ब्लड कल्चर कराइए। एंटीबायोटिक लेने से पहले 3 ब्लड कल्चर होते हैं, 3 अलग साइट से, एक बार यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 अलग साइट से 3 कल्चर्स। तीनों कल्चर्स को देखा जाता है, ब्लड कल्चर्स में कौन सा बैक्टीरिया ग्रो हुआ, कौन सा नहीं हुआ। और तब तक, जब तक कल्चर रिपोर्ट 2-3 दिन में नहीं आती, तब तक के लिए ये देखा जाता है कि मोस्ट लाइकली कौन सा बैक्टीरिया, और उसके लिए एंटीबायोटिक शुरू किया जाता है कल्चर लेने के बाद, है ना। पहले नहीं केमिस्ट से जाके लिया जाता। ये है हिसाब किताब इसका, समझे। सो देखें कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और लास्ट क्वेश्चन है प्री वर्कआउट अमित दवर जी का। सर, प्री वर्कआउट एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए क्या? प्री वर्कआउट तो लेना ही नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, प्री वर्कआउट के लिए आप अगर प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो एम्प्टी स्टमक का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो डिपेंड करेगा उसमें क्या है। अल्टीमेटली प्री वर्कआउट 90% चीज़ों में कैफ़ीन होता है भर भर के। कैफ़ीन के साथ किसी में थोड़ा कार्ब्स और प्रोटीन होता है, कुछ कुछ अलग अलग अमाइनो एसिड होते हैं। कोई बोलता है इसमें आर्जिनिन, इसमें एल कार्निटिन, इसमें ग्लूटामीन, इसमें ये, उसमें वो। अल्टीमेटली वो प्रोटीन्स हैं, अल्टीमेटली वो कार्ब्स है, अल्टीमेटली वो कैफ़ीन है। सो कार्ब्स के एक तरीके का खाना हो गया, खाना ही हो गया, राइट। कार्ब्स, प्रोटीन, कैफीन, कोई कोई विटामिन डाल देता है भाई साहब, और क्या होता है खाने में। सो प्री वर्कआउट एम्प्टी स्टमक, अगर प्री वर्कआउट ले रहे हैं तो वो एम्प्टी स्टमक नहीं हुआ, वो खाना हो गया, वो स्टमक फुल हो गया। सो प्री वर्कआउट का पहली चीज़ मैंने जैसे बताया प्री वर्कआउट वाले वीडियो में, प्री वर्कआउट का कोई रोल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा रोल है कैफ़ीन का। कैफ़ीन का रोल है वो भी उस दिन में जब आपकी इफेक्टिवनेस, आपकी मन नहीं कर रहा, आपको वीक है उस मसल की एक्सरसाइज, तब। सो प्री वर्कआउट एम्प्टी स्टमक ले सकते हो। बेसिकली वो एक खाना ही हो गया और कुछ नहीं। इसकी जगह खाना खा के जाओ, बनाना खा के जाओ, ओट्स खा के जाओ, थोड़े से कार्ब्स खा के जाओ। दैट इज़ द बेस्ट प्री वर्कआउट फूड इफ़ यू वांट कि भाई मेरी एक्टिविटी, मेरी में ताकत बढ़े। सो बनाना खा लो, बेसिक चीज़, सिंपल। ओके, सो ये हुए पहले 10 क्वेश्चन दोस्तों। अब मैं 2-3 रैंडम क्वेश्चन ले लेता हूँ। ओके, 2-3 रैंडम क्वेश्चन में हमने पहले निकाला। Okay, DP Jena ji, love you sir, love you to everybody. Is there a real nutritional difference between normal whey protein isolate and the whey protein isolate which are advised as made from only grass fed cows? ना जी ना, ये तो सिर्फ वो हो गया ना भाई साहब। देखो, ये 19-20 का फ़र्क होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रास फेड काऊ आपको लगता है टनों में, टनों में, मतलब एक मैं एग्जांपल देता हूँ। दूध से, दूध फाड़ के जो बाकी बचता है वो पानी, दूध में नींबू जोड़ के जो दूध फट जाता है, जो उसमें से निकल जाता है मोटा मोटा, उसके बाद में जो पानी बचता है उस पानी से निकलता है वे प्रोटीन। तो बताइए, टनों में, टनों में जो दूध है उसको फाड़ के उसमें से जो पानी निकलता है,
मतलब ग्रास फेड काउ टनों में लेना, उसके अंदर से घी निकालना, वैसा वैसा नहीं होता, इतना प्योरिटी, इतना ये, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपकी बॉडी के लिए जब दूध में, चिकन में, अंडे में, पीज में कहीं से भी प्रोटीन आया हो, प्रोटीन में कोई डिफरेंस नहीं है। अमाइनो एसिड है अल्टीमेटली, एल कार्निटिन एल कार्निटिन है, वो कहीं से भी आया हो, ग्लूटामिन ग्लूटामिन है, वो कहीं से भी आया हो, अमाइनो एसिड है ना। मिथायोनिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, लाइसिन है। मैं अच्छा लाइसिन में बुरा लाइसिन नहीं होता। तो लाइसिन लाइसिन, अमाइनो एसिड कहीं से भी आया हो, बेसिक चीज़ है। हाँ, चिकन में प्रोटीन के साथ और चीज़ें हैं, क्रिएटिनिन भी है, पूरा कंप्लीट प्रोटीन है। इनकम्प्लीट कंप्लीट प्रोटीन का भी कॉन्सेप्ट है एक, वेज वो प्लांट्स है वो इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मतलब ऐसा नहीं कि उसमें है ही नहीं दूसरे प्रोटीन, उसमें ये है कि प्लांट्स वाले प्रोटीन में दो अलग प्रकार के जितने भी वो है, क्या नाम है उसका, सीरियल्स, आटा रोटी बनाने वाले जो हैं, गेहूँ के, कॉर्न के, मक्की के, जवार के, इन सब में एक अमाइनो एसिड कम है जिसका नाम है थ्रियोनिन। थ्रियोनिन और आई थिंक लाइसिन है कि थ्रियोनिन है, दोनों में कम है। और ज़्यादा क्या है इनमें, मिथायोनिन ज़्यादा है, राइट। और जो दूसरी चीज़ें हैं, दालें हैं, ये हैं वो हैं, कि दालें जो हैं इनमें मिथायोनिन कम है। इसीलिए जन्मों से आप दाल चावल रोटी दाल रोटी एक साथ खा रहे हो, क्योंकि वो फिर कंप्लीट कर देता है उसको, समझे। ई है उसका कॉन्सेप्ट, वाह। एनीवेज, सो ये हुआ आपके सवाल का जवाब। इस पे एक अलग से वीडियो बनाना है तो बताइएगा, हम बना देंगे इनकम्प्लीट कंप्लीट प्रोटीन पे, ओके। हाँ, ये पूछा है चेरी एंजियोमास के बारे में, मैं मुना बेगम। चेरी एंजियोमास आर डेंजरस, आर एक्चुअली डेंजरस। एंजियोमास आर बेसिकली कोई भी अगर खून की नसों में सूजन आ गई है, फैल गया है, बलून बन गया है, दैट इज़ काइंड ऑफ एन एंजियोमा। जितना स्किन के पास होगा आपको दिखेगा, जितना अंदर के अंदर होगा वो होगा। चेरी एंजियोमा कहते हैं क्योंकि वो दिख रहा है आपको। सो चेरी एंजियोमास आर ओनली डेंजरस बिकॉज दे कैन ब्लीड। वो ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं तो ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, अंदरूनी हो तो अंदरूनी ब्लीडिंग हो सकती है। सो दैट इज़ द ओनली थिंग। अगर छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा है तो साइज़ पे डिपेंड करेगा, लोकेशन पे डिपेंड करेगा। सो वेरिएशन है बहुत सारा, बात समझे। मान लीजिए अगर कोई इंपॉर्टेंट जगह पे है चेरी एंजियोमा, वहाँ पे ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। कोई सेंसिटिव जगह पे, तो अगर कोई ऐसी जगह पे है तो ब्लीडिंग होके रुक जाए। सो इट डिपेंड्स अपॉन साइट, लोकेशन, साइज ऑफ दिस थिंग। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों आज का, 22 मिनट हो गए हैं। ओके, मैन वेड़ा जी पूछ रहे हैं, सत श्री अकाल सर जी, सर इंक्वाइनल हर्निया की वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है क्या? नको, नो, अनलेस एंड अनटिल। सी, इंग्वाइनल हर्निया इस पेट के अंदर जो अंदरूनी कवरिंग है उसके अंदर हो गया है फट जाने वाला एक प्रॉब्लम, फट गया है, मतलब वहाँ पे एक गैप आ गई है। गैप के अंदर से हर्निया का मतलब है कि आपके इंटेस्टाइन्स आ रहे बाहर। सो अगर सिर्फ इंग्वाइनल हर्निया है, सो सिर्फ इंग्वाइनल हर्निया कैन नॉट कॉज डाइजेशन प्रॉब्लम, बट बॉटम लाइन एक होता है ऑब्स्ट्रक्टेड इंग्वाइनल हर्निया। अब डायग्नोसिस बदल गया, ऑब्स्ट्रक्टेड इंग्वाइनल हर्निया एक कंडीशन है, इमरजेंसी नहीं है, उसमें ऑपरेशन करो नहीं करो टाइम लगेगा, ले सकते हो, जी सकते हो उसके साथ। ऑब्स्ट्रक्टेड इंग्वाइनल हर्निया उसका मतलब क्या, कि आपके इंटेस्टाइन अब उस छेद में से बाहर आ रहे हैं, और इंटेस्टाइन बाहर आ रहे हैं, वो छेद में से बाहर आके अब फंस रहा है वहीं पर, और वहाँ बाहर आके अब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मतलब वो उधर खाना जाके फंस जाएगा। ये ऑब्स्ट्रक्टेड इंग्वाइनल हर्निया इज़ एन इमरजेंसी, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। सो ऑब्स्ट्रक्टेड इंग्वाइनल हर्निया है तो फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगा, गड़बड़ आएगी, इमरजेंसी, राइट, समझे। सो ये हुई बात दोस्तों आज की। अभी थोड़ी देर में हम आएंगे लाइव अपने इंस्टाग्राम पे, आइए बात करते हैं वहाँ पे। जो लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो कर लें तो बहुत अच्छा होगा। इंस्टाग्राम का हमारा आपको पता ही है। एक क्वेश्चन शुभम जी ने पूछ लिया, वो ले लेते हैं। डीएनबी मेडिसिन वर्सेस एमडी मेडिसिन, डीएनबी मेडिसिन एमडी मेडिसिन आर बोथ सेम। व्हाट मैटर्स इज़ नॉट अ डिग्री, व्हाट मैटर्स इज़ योर नॉलेज। आज की डेट में ये हो गया है कि पढ़ लिख के अगर उस टाइम पास भी हो गए तो उसके बाद नॉलेज रिटेन नहीं करना, भूल जाना, लोगों की इंटरेस्ट नहीं रहना, पैसे दे के पास हो जाना बहुत होता है। एमडी डीएनबी डिग्रीज़ प्राइवेट में भी होती है और भी होती है। कई लोग जो अच्छे हैं, जिनको एक्चुअल में पढ़ाई लिखाई करके अच्छे अच्छे मेडल मिले, गोल्ड मेडलिस्ट, अगर अच्छे लोग हैं तो अच्छे लोगों के पास जाइए, जिनको नॉलेज है उनके पास जाइए। प्लस नॉलेज के बाद में भी नहीं पता भाई साहब किसी की नीयत में क्या प्रॉब्लम आ जाए। अगर नीयत ख़राब है तो मुझे फिर और एंजियोप्लास्टी करनी, मुझे स्टंट डालना है, मैं बोल दूंगा आपको बीमारी है, राइट भाई साहब, ऐसा है। सो डॉक्टर की डिग्री, डॉक्टर की नीयत, डॉक्टर का नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। अल्टीमेटली आप उस इंसान के पास जा रहे हो, अल्टीमेटली उस इंसान पे भरोसा कर रहे हो। दूसरा जीव है, दूसरा जंतु है, उसके साथ आपकी कितनी भरोसा होता है उस पर डिपेंड करता है आपका लेना देना, राइट। सो रिमेंबर दिस, जो अच्छा आदमी है उससे इलाज कराओ, राइट, बस
बाकी तो भगवान मालिक. Okay, so thank you so much guys for today's live and see you tomorrow. Stay connected, stay healthy.